नमस्कार, मैं संजय कुमार। भगवान बिरसा की धरती से आप सभी को जोहार। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। सहकारी कानूनों एवं सहकारिता आंदोलन की जागरूकता फैलाने के मेरे व्यक्तिगत प्रयास के क्रम में, जैसा कि आप सबों को अवगत है कि मेरे पूर्व के वीडियो में मैंने सहकारी कानूनों और सहकारिता आंदोलन के सैद्धांतिक पक्षों की चर्चा की है। आज मैं आप सबों के समक्ष एक बहुत ही प्रासंगिक और बहुत ही समसामयिक विषय को लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। आपको ज्ञात है कि अभी यूनियन बजट 2023-24 आया है। इस यूनियन बजट 2023-24 में सहकारिता पर विशेष ध्यान दिया गया है। भारत सरकार ने सहकारिता को जन जन तक पहुंचाने के लिए हर गांव स्तर तक इसकी परिधि को फैलाने के लिए प्रयास किया है और कई क्षेत्रों में यूनियन बजट में यह प्रयास किया गया है कि सहकारिता आंदोलन गति पकड़े और ये विकास की गति को तीव्रता प्रदान करने के दिशा में सहकारिता भी अपना जो उसका योगदान है वो योगदान सम्यक रूप से दे पाए। इसी क्रम में मैं आज आप लोगों के समक्ष यूनियन बजट 2023-24 में जो सहकारिता पर कुछ प्रावधान लाए गए हैं, जो व्यवस्थाएं की गई हैं, उसके बारे में चर्चा करने का प्रयास करूंगा। मैं उम्मीद करूंगा कि ये सूचना, ये जानकारी आपके काम की होगी और आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगी और आप में एक बहुत ही नई ऊर्जा और नई चेतना जागृत कर पाएगी। जैसा कि आपको ज्ञात है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत किए जाने का प्रावधान है। उसी को बजट कहते हैं। जो संवैधानिक शब्द जिसके लिए है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसको सामान्य भाषा में बजट कहते हैं। तो बजट प्रस्तुत करने के पीछे ये सरकार की ये धारणा है कि इससे एक आगामी जो आर्थिक गतिविधि है सरकार के विकास की या अन्य क्षेत्रों की जो भी सरकार की योजना है उसको प्रदर्शित किया जाता है। और ये आपको ज्ञात है कि प्रत्येक वर्ष आगामी वित्तीय वर्ष के पहली फरवरी को ये संसद के पटल पर रखा जाता है। 2016 से पहले ये फरवरी के अंतिम कार्य दिवस को रखा जाता था, लेकिन 2016 के बाद से ये परंपरा अब स्थापित की गई है कि फरवरी के पहले दिन ही ये वार्षिक वित्तीय जो स्टेटमेंट है, जो विवरणी है, जिसको बजट कहते हैं, वो प्रस्तुत किया जाता है। इसके माध्यम से इस बार के बजट में सरकार ने सहकारिता पर बहुत ही ज़्यादा फोकस किया है। आपको जैसा कि ज्ञात है, वर्ष 2021 में सहकारिता को केंद्र सरकार ने एक अलग विभाग के रूप में गठित किया है और एक अलग विभाग के रूप में गठित करने के परिणाम स्वरूप ये हुआ है कि उस पर विशेष ध्यान दिया जाने लगा है। और इस विशेष ध्यान दिए जाने के तहत सहकारिता को एक ऐसी ऊर्जा प्रदान की जा रही है जिससे कि हर क्षेत्रों में सहकारिता के हर पहलुओं को छूता हुआ और विकास के गति के साथ इसको जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। इस बार जो नया फोकस किया गया है यूनियन बजट में, वो उसमें खास तौर से जो लघु किसान हैं और सीमांत किसान हैं या समाज के जो मार्जिनलाइज सेक्शन हैं, उनको ध्यान में रखते हुए एक कोऑपरेटिव बेस्ड डेवलपमेंट मॉडल की बात की गई है कि सहकारिता पर आधारित ही विकास का एक मॉडल तैयार किया गया है, जिसके माध्यम से भारत सरकार की ये योजना है कि पूरे देश में जो विकास की गति को तेज़ी प्रदान करने के लिए कई अन्य संसाधन हैं, कई अन्य तरीके हैं, लेकिन ये माना गया कि सहकारिता के माध्यम से इस गति को और ज़्यादा तेज़ी प्रदान की जा सकती है। जैसा कि पूर्व के वीडियो में हमने आपसे चर्चा की है कि सहकारिता में चूँकि हर प्रत्येक व्यक्ति का योगदान होता है, वो अपने आत्मनिर्भर होते हुए स्वस्फूर्त रूप से लोकतांत्रिक तरीके से अपने विकास, अपने समाज और देश के विकास में योगदान करते हैं। इसलिए ये एक आंदोलन के रूप में, विकास का एक आंदोलन का रूप धारण कर लेता है। और जैसा कि आपको पता है कि जब प्रत्येक व्यक्ति प्रयास करता है और जब एक आंदोलन के रूप में कोई गतिशीलता होती है, तो उसमें सफलता की दर अपेक्षाकृत बहुत ही ज़्यादा होती है। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी हो जाता है, आपको पता है। शर्त यह है कि प्रत्येक मनुष्य जोर लगाए और सही दिशा में लगाए, और वही सही दिशा में ये जोर लगाने के लिए भारत सरकार प्रयास कर रही है, राज्य सरकार अपने स्तर पर प्रयास कर रही है। ये इसमें एक प्रावधान जो ये किया गया है कि अगर नई कोऑपरेटिव सोसाइटी का निर्माण होता है,
जो 1 अप्रैल 2023 के बाद निर्माण होता है, और वो अगर मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी स्टार्ट कर देता है जो 31 मार्च 2024 के पहले, और वो किसी तरह के अन्य किसी विशेष इंसेंटिव, स्पेशलाइज जो कोई भी इंसेंटिव है या डिडक्शन का अगर उसको फ़ायदा नहीं मिला है, तो उसको कंसेशनल टैक्स रेट 15%, 15% के कंसेशनल टैक्स रेट देना होगा, जो अभी वर्तमान में उपलब्ध कराया जाता है मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को। इसको हम लोग इस रूप में देख सकते हैं कि एक कंपनी के तुलना में सहकारी समितियों को भी सुविधा दिए जाने की बात की जा रही है। जो सुविधाएं कंपनी को मिलती हैं, जो सुविधाएं एक औद्योगिक क्षेत्र के चीज़ों कंपनी को दी जाती हैं, वही अगर कोई भी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी अगर सहकारी समिति कर रही है जो 31 मार्च 2024 से पहले अगर प्रारंभ करता है, तो उसको वही कंसेशनल टैक्स रेट देना पड़ेगा जो 15% का होता है, जो कि किसी नए मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को दिया जाता है। ये एक बहुत बड़ी बात की गई है जो सहकारिता को गति प्रदान करने के लिए, सहकारिता की जो एक सुसुप्ता अवस्था को तोड़ते हुए उसमें ऊर्जा भरने का, एक नए चेतना भरने की जो प्रयास की गई है, बहुत ही उत्तम कार्य हुआ है। और दूसरा इसमें इस सहकारी इस यूनियन बजट 2023-24 में ये प्रावधान किया गया है कि जो शुगर कोऑपरेटिव्स हैं, मतलब चीनी या आप इसको कहिए गन्ना से जुड़े हुए जो सहकारी समितियां हैं, या गन्ना के उत्पादकों, गन्ना कृषकों के कल्याण के लिए जो बनाई गई सहकारी समितियां हैं, वो सहकारी समितियां अपने जो पेमेंट 2016-17 के असेसमेंट ईयर 2016-17 में एक्सपेंडिचर के रूप में किसानों को जो उसने भुगतान किया है, उसको अगर क्लेम के रूप में वो दावा करती हैं सहकारी समितियां, तो उनके संदर्भ में भी उन्हें विशेष छूट, विशेष राहत, विशेष सहायता दिए जाने का प्रावधान इस बजट में किया गया है। इसमें ये अनुमान व्यक्त किया गया है कि करीब करीब ये रिलीफ जो राहत होगी वो 10,000 करोड़ रुपए तक की राहत दी जाएगी। ये शुगर कल्टीवेटर्स या शुगर फार्मर्स के लिए बहुत ही राहत की बात होगी, या शुगर कोऑपरेटिव्स के लिए ये बहुत ही उत्साहवर्धक बात है। आगे इस सोसाइटी में इस सहकारी समितियों के विकास के क्रम के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य भारत सरकार ने उपबंधित किया है, वो ये है कि पूरे देश के करीब करीब 63,000 पैक्स जिसको प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी कहते हैं, अल्पकालीन कृषि साख संरचना के जो सबसे आधार, उस हायरार्की में, उत्पत्ति सोपान में जो सबसे आधारभूत सहकारी संरचना है उसको पैक्स कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म है प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी, प्राथमिक कृषि साख संरचना साख समिति। तो करीब करीब 63,000 पैक्स को कंप्यूटराइज करने का प्रावधान किया गया है। भारत सरकार की योजना है कि सहकारी समितियों के कंप्यूटराइजेशन हो जाने के चलते सहकारी समितियों को विकास करने का बहुत ही अच्छा अवसर प्राप्त होगा। इसके चलते पूरे देश के स्तर पर सहकारिता के आंदोलन को गति प्रदान तो की ही जा सकेगी, साथ में सहकारिता के अलग अलग समितियों, तरह तरह की समितियां, खासतौर से पैक्स और लैम्प्स, लार्ज एरिया मल्टीपर्पज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी जो जनजातीय क्षेत्रों में होती है, वो लैम्प्स और पैक्स में का कंप्यूटराइजेशन हो जाने के चलते ये सुविधा होगी कि सारे समितियों में एक समान सॉफ्टवेयर दिया जा सकेगा और पूरे राष्ट्रीय स्तर पर एक डाटाबेस तैयार होगा सहकारी मेंबरों का, उसकी संसाधनों का, उसकी आवश्यकताओं का एक डाटाबेस तैयार होगा, और उस डाटाबेस के आधार पर सरकार सहकारी समितियों या सहकारिता से जुड़े हुए लोगों के विकास के लिए एक बेहतर योजना बना सकेगी और बेहतर प्रयास कर सकेगी। एक दूसरा भी प्रयास इस बजट में ये किया गया है कि जितनी भी सहकारी समितियां हैं, जो खासतौर से पैक्स, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, उसको मल्टीपर्पज़ किए जाने का प्रयास किया जा रहा है। अभी तक जो पैक्स की संकल्पना रही है, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि प्राथमिक कृषि साख सहयोग समितियाँ, वो साख बढ़ाने का काम करती रही है, कृषि क्षेत्रों में किसानों के बीच में कृषि साख बढ़ाने का कार्य करती रही है पैक्स। लेकिन अब उसके मल्टीपर्पज़, बहुउद्देशीय उसको किया जा रहा है, अर्थात अब कृषि साख के अलावा भी अन्य कार्य भी इनको दिए जाने का प्रावधान किया जा रहा है, जिससे कि उसकी बहुआयामी और बहुत व्यापक विकास हो सकेगा सहकारी समितियों का, खासतौर से पैक्स और लैम्प्स का।
इस कंप्यूटराइजेशन पर भारत सरकार ने ये प्रावधान किया है कि 2516 करोड़ रुपए व्यय किए जाने का बंद किया है। इस 2516 करोड़ रुपए में केंद्र सरकार की हिस्सेदारी 60% होगी, राज्य सरकार की हिस्सेदारी 30% होगी, और इसमें तीसरा जो स्टेक होल्डर और हिस्सेदार होगा वो होगा नाबार्ड। चूँकि इस कंप्यूटराइजेशन का जो मेन नोडल एजेंसी पूरे राष्ट्रीय स्तर पर है वो है नाबार्ड, तो नाबार्ड की 10% इसमें हिस्सेदारी होगी और इस तरह कुल 2516 करोड़ रुपये इस कंप्यूटराइजेशन पर खर्च किया जाएगा, जिसके माध्यम से पूरे देश के 63,000 पैक्स को कंप्यूटराइज कर दिया जाएगा और उसमें एक कंप्यूटर के जानकार लड़के को रखा जाएगा, उसे नाबार्ड प्रशिक्षण देगी जिससे कि वो एकीकृत प्रणाली के तहत डाटा को संग्रहित कर सके और वो डाटा के माध्यम से कई तरह की कृषि इनपुट के मामले में हो, पीडीएस के मामले में हो, प्रज्ञा केंद्र चलाकर हो, सीएससी चलाकर हो, सहकारी समितियों का भला कर सकेगी, सहकारी समितियों के आर्थिक उत्थान उससे संभव हो सकेगा। इस सहकारिता के इस वर्ष के यूनियन बजट 2 वर्ष जो वित्तीय वर्ष 23-24 के लिए है, उसमें एक नेशनल कोऑपरेटिव डाटाबेस बनाने की भी बात की गई है कि राष्ट्रीय स्तर पर पूरे देश के स्तर पर सहकारिता का एक डाटाबेस तैयार होगा, जिस डाटाबेस के आधार पर पूरे देश स्तर पर सहकारिता आंदोलन को गति प्रदान करने के लिए योजनाएं बनाई जाएंगी, सहकारी समितियों के विकास के लिए प्रयास किया जाएगा, योजनाएं उपबंधित की जाएंगी। साथ में एक नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी बनाने की भी बात की जा रही है। नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी के बनाकर पूरे राष्ट्रीय स्तर पर एकीकृत व्यवस्था के तहत सहकारिता का विकास करने का प्रयास किया जाएगा और ये इस दिशा में सभी राज्यों से, सभी स्टेक होल्डर से उनके मंतव्य मांगे गए हैं, जिससे कि एक मॉडल बायलॉज तैयार किया जा सके, एक मॉडल पैक्स या मॉडल सहकारी समिति की उपविधि की संरचना की जा सके, जिसमें सभी राज्यों की अपनी अपनी आवश्यकताएं, अपनी अपनी ज़रूरतें के अनुसार उसमें प्रावधान वर्णित हो। इसके अलावा इस बजट में एक सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान ये किया गया है, जो किसानों की सबसे बड़ी समस्या है, वो है अपने उत्पादों को सही समय तक संरक्षित रख पाने के। इसके लिए वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट डिसेंट्रलाइज स्टोरेज कैपेसिटी डेवलप करने का प्रावधान किया गया है। देश के विभिन्न क्षेत्रों में सहकारिता के माध्यम से स्टोर हाउस, वेयर हाउस एक तरह से कह लिया जाए, जहां पर किसान अपने कच्चे उत्पाद को रख सकेंगे और समय आने पर उसको वहां से निकालकर उचित मूल्य पर बाजार में उसको उपस्थापित करके उसका अधिक लाभ प्राप्त कर सकेंगे। और ये पूरे विश्व के में भारत एक ऐसा देश होगा जो सबसे बड़ा डिसेंट्रलाइज स्टोरेज कैपेसिटी सहकारिता के माध्यम से स्थापित करेगा। ये यूनियन बजट 2023-24 की सबसे बड़ी खासियत है। साथ में भारत सरकार ने ये प्रयास किया है, ये उद्देश्य रखा है कि आगामी 5 सालों के भीतर वैसे गांव जो सहकारिता से आच्छादित नहीं है, जहां पर सहकारी समितियां नहीं हैं, उन गांवों में, उन क्षेत्रों में सहकारी समितियों का निर्माण किया जाए। खास तौर से मत्स्यजीवी सहयोग समिति या दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति, इस प्रकार की जो सहकारी समिति हैं, वैसे प्राथमिक साख सहयोग समिति का वहाँ पर गठन हो, उसको सक्रिय किया जाए, वो कार्य करे। ये वैसे गाँवों को इस सहकारिता के अम्ब्रेला के तहत, सहकारिता की छाया के तहत उसको आच्छादित किया जाए, ताकि वे भी सहकारिता के आंदोलन में अपना योगदान दे सके और वो अपना गति प्रदान कर सके। इस बजट में 2 प्रावधान और महत्वपूर्ण किए गए हैं। वो है कि जो सहकारी समितियाँ जो पैसा निकालती थी उसको टीडीएस लगता था, उसकी सीमा रेखा को 3 करोड़ रुपए तक कर दिया गया है। 3 करोड़ रुपए तक के विड्रॉल पर, कैश विड्रॉल पर उसे कोई टीडीएस नहीं देना पड़ेगा। ये सहकारी समितियों के कारोबार या ट्रांजैक्शन को बढ़ाने की दिशा में ये बहुत बड़ा सराहनीय कदम है, बहुत ही श्रेष्ठ कदम है, बहुत उपयोगी कदम है। उसके साथ साथ
एक और ये प्रावधान किया गया है कि जो कंपनीज एक्ट का जो रेलिवेंट सेक्शन है उसमें चेंज करते हुए और ये प्रावधान किया जाएगा कि जो कैश लोन दिया जाता है, कैश लोन या जो कैश का ट्रांजैक्शन होता है सहकारी समितियों के माध्यम से, उसमें अगर ये कैश ट्रांजैक्शन या कैश लोन 2 लाख रुपए तक अगर किया जाएगा तो उस पर कोई पेनाल्टी सहकारी समिति को नहीं देना पड़ेगा और सहकारी समिति को कोई पेनलाइज नहीं किया जाएगा, कोई पेनाल्टी नहीं देना पड़ेगा। अर्थात 2 लाख की सीमा रेखा तक वो कैश ट्रांजैक्शन या कैश लोन सहकारी समितियां ले सकती हैं, कर सकती हैं। ये भी बहुत ही उन्नत एक प्रयास किया गया है। इस प्रकार सहकारिता को गति प्रदान करने के लिए भारत सरकार इस बजट में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान किए हैं। ये इसको जो इन योजनाओं को झारखंड सरकार भी लागू कर रही है और झारखंड में इसका प्रयास हो चुका है। झारखंड में कंप्यूटराइजेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कंप्यूटर लैम्स और पैक्सों में यहाँ प्राथमिक साख सहयोग समितियाँ 2 रूपों में हैं। जो जनजातीय क्षेत्र हैं वहाँ पर लैम्स है जिसको लार्ज एरिया मल्टीपर्पज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी कहते हैं, और जो गैर जनजातीय क्षेत्र हैं वहाँ पर पैक्स है, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी हैं। अर्थात ये जो अल्पकालीन कृषि साख संरचना के जो सबसे निचले पायदान पर सहकारिता के ये 2 स्तंभ हैं और इनमें कंप्यूटराइजेशन की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। झारखंड राज्य में करीब 1500 सहकारी समितियों को, पैक्स और लैम्स को चयनित किया गया है, जहां प्रथम चरण में उसको कंप्यूटराइज किया जाएगा। उसमें कंप्यूटराइज करने के बाद उसको एकीकृत सॉफ्टवेयर से जोड़ दिया जाएगा और उसमें डाटाबेस तैयार किया जाएगा, जिससे कि उसमें सारी आर्थिक गतिविधियों में तेज़ी लाई जा सके। उसमें पीडीएस के सिस्टम शुरू हो, उसमें सीएससी का काम शुरू हो जाए, प्रज्ञा केंद्र के रूप में वो काम करने लगे, उसमें कृषि इनपुट का व्यवसाय प्रारंभ हो, वो सहकारिता बैंक से वो जोड़ दिया जाए, जिससे कि वो बैंकिंग गतिविधि उसकी में उत्तरोत्तर वृद्धि हो। साथ में गैर बैंकिंग गतिविधि में भी कंप्यूटराइजेशन से उसको सहयोग मिल पाए। इस प्रकार यूनियन बजट 2023-24 में सहकारिता पर बहुत ही भारत सरकार के द्वारा फोकस दिया गया है और पूरे देश में सहकारिता आंदोलन को बहुत ही तीव्र गति से विकास करते हुए और देश के उत्थान में, देश के प्रगति में सहकारिता को बहुत ही अत्यधिक महत्व दिया गया है। इन्हीं के साथ ये वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। मिलते हूँ मैं फिर अगले किसी टॉपिक पे अगले वीडियो में। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इन सूचनाओं से आप लाभ प्राप्त करेंगे, विशेष रूप से इसको और कोरिलेट कर लेंगे। जो यूनियन बजट है 2023-24 का, उससे कोरिलेट कर लेंगे और इसके प्रमाणिक जानकारी आप अन्य स्रोतों से कर लेंगे। मेरी जितनी जानकारी थी, मेरी जितनी क्षमता थी, मैंने ये सूचना आप तक पहुंचाई और मैं प्रयास करता हूं कि ये सहकारिता के आने वाले जो भाग्योदय है, जो पूरे अपने राज्य से सहित पूरे देश में जो सहकारिता का भाग्योदय होने वाला है, इस भाग्योदय का आप एक साक्षी बने और उसके सहभागी बने। और यही मेरी प्रार्थना है, यही मेरा उम्मीद है आप सबसे कि आप इससे जुड़ें और सहकारिता की जानकारी को अपने स्तर से भी सब जगह फैलाएं, सब जगहों को, सभी लोगों को जगाएं और सहकारिता से जोड़ें। धन्यवाद।